चूहों का आतंक। मुशकपुर गांव में गोपीचंद नाम का मुखिया रहता था। मुखिया बहुत ही आलसी और घूसखोर था। गांव के प्रति उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जैसा मुखिया था वैसे ही आलसी गांव वाले भी थे। गांव में बहुत गंदगी हो गई थी। जिसको जहां मन करता वो वहीं पर घर का सूखा गीला कचरा फेंक देता था। सफाई की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। गांव में इतना कचरा होने की वजह से बहुत गंदगी फैल गई थी। आए दिन लोग बीमार रहने लगे थे और गांव में चूहों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो गिने चुने इक्के दुक्के दुखी चूहे दिखते थे, लेकिन अब गांव में लोगों से ज्यादा चूहों की संख्या हो गई थी। छोटे बड़े काले सफेद चूहे चारों ओर फैले हुए थे। अब तो बिल्लियां भी चूहों से घबरा कर भाग रही थी। चूहे कभी खाने में घुस जाते थे तो कभी कपड़ों की अलमारी में से कूद पड़ते थे, कभी किसी बक्से में से निकल आते थे। यहाँ तक कि अब इन चूहों की वजह से लोगों के लिए कदम तक रखने के लिए जगह नहीं बची थी। चूहे अब लोगों पर भी हमला कर रहे थे, उन्हें काट रहे थे। लोगों का जीना हराम हो गया था। तंग आकर लोग मुखिया के पास जाते हैं। देखिए मुखिया जी, गांव में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हर जगह चूहे ही चूहे, खाने में चूहा, बिस्तर में चूहा, जहाँ देखो वहाँ चूहे हैं। हमारा जीना हराम करके रखा है इन चूहों ने। इतनी गंदगी की वजह से सारे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। अरे बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़े दिन पहले ही तो मैंने चूहों को खाने के लिए शहर से बिल्लियाँ मंगवा कर गाँव में छोड़ी थी। अब इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता हूँ मैं। मुखिया जी, करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज का हल नहीं निकालेंगे तो हम सारे गांव वाले मिलकर आपको आपकी मुखिया की गद्दी से हटा देंगे। गद्दी से हटाने वाली बात कहाँ से आ गई भला? तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। मुखिया गोपीचंद और गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मुरली नाम का एक जादूगर अपनी जादुई बांसुरी बजाता हुआ गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे एक गांव का बुजुर्ग मुखिया के पास ले आता है। मुखिया जी, ये आदमी कह रहा है कि ये अपनी जादुई बांसुरी बजाकर गांव में से सारे चूहों को यहाँ से भगा सकता है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम बांसुरी बजाओ और तुम्हारी बांसुरी की धुन से सारे चूहे गांव छोड़कर भाग जाएं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बांसुरी की धुन पे आपके इन 2 खरगोश को अभी नचा के दिखाता हूँ। हाँ, दिखाओ तो जरा, हम भी देखें तुम सच में काम के हो भी या सिर्फ बातें ही करते हो। तभी मुरली अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाने लगता है और मुखिया गोपीचंद के पाले हुए 2 खरगोश उसकी बांसुरी की धुन पर मग्न होकर नाचने लगते हैं। ये देखकर गोपीचंद और गांव वाले खुश हो जाते हैं। हाँ, मान गया कि तुम बहुत काम के तो हो। चलो, अब तुम गांव में से सारे चूहों को भगाने के लिए काम पर लग जाओ। मुखिया जी, मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपए चाहिए। अरे, इतने छोटे से काम के लिए तुम मुझसे 10,000 लोगे? जिस काम को आप छोटा कह रहे हैं वो काम देखने में भले ही छोटा होगा, लेकिन करने में बहुत बड़ा है। अगर आपको काम करवाना है तो 10,000 दीजिए, वरना मैं तो चला। गांव वाले मुखिया को जोर देते हैं कि वो मुरली को 10,000 रुपए दे दे ताकि मुरली अपनी बांसुरी की धुन पर गांव के सारे चूहे भगाए। मुखिया गोपीचंद मुरली को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। मुरली मुखिया से कहता है कि वो सुबह ही अपने काम पर लग जाएगा। फिर जैसे ही सुबह होती है, मुरली अपने काम पर शुरू हो जाता है और बांसुरी की मीठी मीठी धुन बजाने लगता है। देखते ही देखते गांव के सारे चूहे मुरली की बांसुरी की धुन सुनकर इकट्ठा होने लगते हैं। कोई अपने बिल से बाहर निकलता है तो कोई लोगों के घरों से, तो कोई राशन के डब्बे से। जहाँ जहाँ चूहों के ठिकाने थे वहाँ से सब चूहे बाहर आने लगते हैं और बाहर आकर मुरली के पीछे चल पड़ते हैं। ये सब देखकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। मुरली बांसुरी बजाता बजाता सारे चूहों को अपने पीछे पीछे गांव के बाहर एक तालाब के पास ले जाता है और फिर बांसुरी बजाता हुआ मुरली तालाब में उतर जाता है और चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर आ जाता है। चूहे भी मुरली की बांसुरी सुनकर तालाब में कूद जाते हैं। इस तरह तालाब में कूदने के कारण सारे चूहे मर जाते हैं। अब मुरली वापस गांव आ जाता है और मुखिया गोपीचंद से अपने किए हुए काम के पैसे वापस मांगता है। कौन से 10,000 रुपए मांग रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? इतने छोटे से काम के लिए कोई 10,000 लेता है भला? 100 रुपए चाहिए तो बात करो, वरना निकलो यहाँ से। देखिए मुखिया जी, ये बात तो गलत है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पूरे 10,000 देंगे, तभी मैंने आपका काम किया।
अब मैंने आपका काम पूरा कर दिया है तो आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मुखिया गोपीचंद मुरली को अपने सिपाहियों से कहकर उठाकर गांव के बाहर फेंकवा देता है। मुरली को इस बात से बहुत ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में आ जाता है। मुखिया, तुम्हें तो अब इस बात का सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी अगली सुबह जब सारे गांव वाले सो रहे होते हैं, मुरली गांव में आता है और एक मीठी धुन बजाता है, जिसे सुनकर गांव वालों के सभी मवेशी जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां सारे अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और मुरली की बांसुरी की धुन पर उसके पीछे पीछे उसके साथ चल पड़ते हैं। मुरली सारे मवेशियों को गांव के बाहर एक गुफा में ले आता है और अंदर से गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। मेरे प्यारे मवेशियों, तुम्हें मेरी बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगी ना? मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। बस तुम्हें थोड़ी देर मेरा साथ देना होगा। उसके बाद मैं तुम सबको घर छोड़ आऊंगा। लो, तब तक तुम यहाँ अच्छा अच्छा चारा खाओ। मुरली सारे मवेशियों को चारा खिलाता है। ये घटना गांव का छोटा सा बच्चा देख लेता है। उधर जब सारे गांव वाले सुबह उठते हैं और अपने अपने मवेशियों को नहीं पाते हैं, तो सारे चिंता में इधर उधर भटकने लगते हैं और अपने अपने मवेशियों को ढूंढने लगते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं। वो छोटा सा लड़का गांव पहुंचकर इस बारे में सबको बताता है। अब सारे गांव वाले गुस्सा होकर सीधा मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, आप तो मुखिया कहलाने के लायक ही नहीं हो। यह सब आपके ही कारण हुआ है। आपने वादे के मुताबिक मुरली को पैसे नहीं दिए। इस वजह से गुस्से में आकर बांसुरी बजाकर मुरली हमारे मवेशियों को ले गया। हाँ मुखिया जी, अगर आपने जल्दी से जल्दी हमारे मवेशियों को वापस नहीं लाया तो हम सब इस बार आपको माफ नहीं करेंगे। सारे गांव वाले मिलकर आपको आपकी मुखिया की गद्दी से हटा देंगे और गांव में एक नया जिम्मेदार और होशियार मुखिया बनाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। मैं इन सब मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। तभी मुखिया गोपीचंद और सारे गांव वाले गांव के बाहर उस गुफा के पास पहुंचते हैं जहां मुरली ने उन मवेशियों को रखा था। अरे बाबा मुरली, बाहर तो आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुखिया और गांव वालों की बातें सुनकर मुरली पत्थर को हटाकर गुफा से बाहर आ जाता है। अरे बाबा मुरली, इतनी सी बात से कोई नाराज होता है क्या भला? तुम्हें 10,000 चाहिए ना? ये लो, तुम्हारी कमाई के पूरे 10,000। मुरली को मुखिया उसके पूरे पैसे दे देता है। तब जाकर मुरली सारे मवेशियों को गुफा से बाहर आने के लिए कहता है। मेरे प्यारे मवेशियों, बाहर आ जाओ। देखो तो तुम्हें मिलने कौन आया है। सारे मवेशी गुफा से बाहर आ जाते हैं और उनके मालिक अपने अपने मवेशियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मुखिया और गांव वाले मुरली का धन्यवाद करते हैं। देखिए मुखिया जी, आप इस गांव के सरपंच हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे, अपनी जुबान से हार जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर कौन यकीन करेगा? आप सारे गांव को कैसे चलाएंगे? आगे अपनी जुबान से कभी मत मुकरना। और अगर आपने अपना आलस छोड़कर पहले ही गांव की साफ सफाई पर ध्यान दिया होता तो कभी भी इतने चूहे नहीं होते। इसमें गांव वालों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने गांव के आसपास साफ सफाई रखें, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। और मुखिया होने के नाते आपको सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार ने आज हर शहर, हर गांव में कचरा गाड़ी की सुविधा दे रखी है, जिसमें आप सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग डालकर गांव को बिल्कुल साफ सुथरा रख सकते हो। आइंदा अगर कभी यहाँ आऊं तो मुझे गांव पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए। हाँ, अब मैं चलता हूँ। मुरली की बातें सुनकर अब गांव वालों को और मुखिया को समझ आ गई थी। अब सभी गांव को मिलकर साफ रखते हैं। काफी पुरानी बात है। एक सपेरे ने एक सांप को पकड़ा और उसे टोकरी में कैद कर लिया और तभी एक चूहे को भी पकड़ लिया। चूहा मेरे सांप के लिए बढ़िया भोजन है। और सांप की ही टोकरी में उसे भी कैद कर दिया। टोकरी के अंदर सांप जैसे ही चूहे को लपकने लगा, चूहा बोल उठा, अरे सांप भाई, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करा सकता हूँ। सांप हैरान था कि ये नन्हा सा चूहा उसे कैसे आजाद करा सकता है। जब मैं इस कैद से निकलने में कामयाब नहीं हो सकता तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर तो क्या फायदा, मुझे खाकर यूं भी तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हें आजादी दिला सकता हूँ और फिर जितना दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, तुम भर पेट खाना खा सकते हो। मोटे मोटे चूहे, बढ़िया मेंढक, छिपकलियाँ सब तुम्हें खाने को मिल सकती हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, इसे भी मैं बाद में खा ही सकता हूँ।
तो बताओ तुम मेरी क्या मदद करोगे? अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शायद मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर एक मंत्र का उच्चारण करूंगा। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, बस इतना ही। हाँ, जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, परंतु याद रहे तब तक ना तुम आंखें खोलोगे ना ही हिलोगे जुलोगे, समझे? ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करने को मैं तैयार हूँ, परंतु बाहर निकलकर मेरी प्रतीक्षा करना। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा सांप के सिर पर चढ़ गया। जल्दी जल्दी वो पिटारी को अंदर से कुतरने लगा। वहां पर एक बड़ा सा छेद हो गया। चूहे ने झट से वहां से छलांग लगाई और रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपनी आंखें खोली और वो भी छिद्र में से नीचे सरक लिया। आजादी का भी अपना मजा है, पर अभी मुझे बहुत भूख सता रही है। और वो मूर्ख कहाँ गया? शैतान शायद भाग गया। जाएगा कहाँ? अभी ढूंढता हूँ उस नटखट शैतान को। और वो चूहे को तलाशने लगा, परंतु चूहा तो कहीं खो गया था। कुछ दिनों के बाद सांप को चूहे का एक बिल नजर आया। वे समझ गया कि जरूर चूहा इसी बिल में छुपा होगा और जल्द ही उसे चूहे की मुंडी वहां नजर आई। धोखेबाज, यहाँ है। अब ये बच के मुझसे कहाँ जाएगा? अरे ओ चूहे, तुम मुझे धोखा देकर कहाँ भाग गए थे? अब बाहर आओ ना, क्यों सता रही हो? हम तो पुराने मित्र हैं। मित्र और तुम क्या कहते हो? ये कोई मुमकिन है? ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि हम में मित्रता हो ही नहीं सकती। उस दिन तो तुम भी मजबूर थे और मैं भी, इसीलिए मैंने दोस्ती का नाटक रचा और अपनी जान बचाने के लिए मित्रता का ढोंग कर रहा था। दोस्ती हमेशा बराबर वालों से होती है। कहाँ तुम इतने बलशाली और कहाँ मैं इतना कमजोर। हम कभी मित्र नहीं हो सकते। जाओ बाबा, माफ करो। ये तो बहुत समझदार निकला। इसे झांसा देना अब मेरे बस की बात नहीं। अब मुझे कहीं और अपना भोजन तलाश करना होगा। शिक्षा, मित्रता हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।